हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, इसी को प्रोस्टेटोमेगाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होता है, मेल्स में होता है। ये ब्लैडर है, ये निकल रहा है यूरेथ्रा, ठीक है, और यूरेथ्रा के चारों ओर इस तरीके से रिंग शेप में मौजूद रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये येलो येलो है, ठीक है। तो जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस तरीके से स्वेल हो जाए, देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल साइज़ है एक साइड और एक साइड देखिए बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब उसकी हाइपरट्रॉफी, ये क्या हो जाता है, पूरा हाइपरट्रॉफीड हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया और इसी को कहते हैं बीपीएच एंड प्रोस्टेटोमेगाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन द हेयर बिकम्स ग्रे एंड थिन, व्हेन then there forms a white zone around the cornea. At the same time, ordinarily I एक्चुअली ये फर्स्ट लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि जैसे क्या होता है बढ़ती उम्र के साथ आँखों में क्या हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। उसी तरीके से जो पुरुष होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनमें भी प्रोस्टेट जो है साइज़ उसका बढ़ता ही है, ठीक है। तो ओल्ड एज में प्रोस्टेटोमेगाली मिलना एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है और इसमें पेशेंट की मेन कंप्लेन होती है कि उसको यूरिन नहीं हो रहा है, ठीक है। यूरिन करने में उसको दिक्कत हो रही है, यूरिनेट करने में पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है, ये मेन उसकी कंप्लेन होती है और ये ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी मतलब कहाँ कब ये होता है, एक्चुअली मैंने बताया 50 साल के बाद ये चीज़ जो है होने लगती है सभी मेल्स में। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप, ऐसा नहीं है कि किसी भी मेल में ये चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती, सब में ऑलमोस्ट 90% मेल्स में आफ्टर 50 ये चीज़ दिखी जाती है कि प्रोस्टेट का साइज़ एनलार्ज हो जाता है। इसका कारण बोला जाता है कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक हार्मोनल थ्योरी है जो कि बताती है कि मतलब जिस जो एक्सप्लेन करती है कि क्यों बीपीएच हो रहा है, ठीक है। तो एज एज एडवांसेस इम्बैलेंस बिटवीन एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, ये चीज़ होती है। एंड्रोजन डिमिनिशेस एज एज एडवांस बट द क्वालिटी ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेस विच लेड्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ बीपीएच, ठीक है। एक रीज़न ये बोला जाता है कि देखिए एंड्रोजन एस्ट्रोजन दोनों चीज़ें सब में मौजूद है, ठीक है। मेल्स में एंड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है और वो एस्ट्रोजन कम है। तो लेकिन क्या होता है विद एडवांसिंग एज ये चीज़ टेस्टोस्टेरोन कम होता रहता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट का ये एक कारण माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ इसके अलावा ना अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ चलिए, ये वाला बस एक ही रीज़न आपने ध्यान रखना है। तो हाँ, हमने देख लिया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बढ़ता है प्रोस्टेट का साइज, बढ़ती उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और एस्ट्रोजन तो बढ़ता क्या, एक्चुअली वो उतना ही रहता है, बट टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा था तो वो सप्रेस किए हुए था, लेकिन अब वो कम हो गया तो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट इज सीन। BPH arises from some mucosal gland of the periurethral transition zone, eventually compresses इसमें ना मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताती हूँ यहाँ पे। जो ये प्रोस्टेट होता है ना, प्रोस्टेट, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है एक्चुअली इसको ना जोन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिशनल जोन, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन, मैं आपको दिखा देती हूँ। जोन्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा, बना लेना। ये देखिए
ठीक है, ये देखिए। तो इसमें ना आप देख रहे हैं जो पर्पल कलर का है वो कहलाता है, इसको ना साइड से एक में काट के दिखाया और एक में ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है और एक में क्रॉस सेक्शन लिया है। ठीक है, माने ऊपर से व्यू देख रहे हैं, ये जो राइट साइड वाला है ना इसमें हम ऊपर से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले में साइड से स्लाइड काट के देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों में दिख जाए इजली। तो ये आपको एक एरिया दिख रहा है जिसका नाम होता है ट्रांजिशनल जोन। आप देख रहे हैं ट्रांजिशनल जोन क्या है, उसी के अंदर से होते हुए यूरेथ्रा निकल के जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम एज इट इज़ आपने अपने नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको बीपीएच समझ में नहीं आएगा, बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो ये डायग्राम ज़रूर उसमें पहले ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग कलर से बनाइएगा ताकि आसानी रहे उसको याद करने में। तो एक एरिया इसमें जो पर्पल कलर का है दैट इज़ ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन के अंदर से क्या होके आ रहा है, यूरेथ्रा होके आ रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं एक साइड जो है यहाँ पे सेंट्रल जोन है, ठीक है, स्काई ब्लू कलर का। देन एक जोन है बाहर की ओर जिसका नाम है पेरिफेरल जोन। ठीक है, आपको दोनों फिगर्स में दिखाई दे रहा है। फिर आगे की ओर होता है एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर जोन या एंटीरियर जोन कह दो उसको साथ सीधे सीधे। ठीक है, और सबसे बाहर मौजूद रहता है प्रोस्टेट कैप्सूल। ठीक है, दिख रहा है आपको, और बीच में छोटे छोटे स्काई ब्लू वाले एरिया में डक्ट्स मौजूद हैं, दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके का रहता है। तो आपको अब पता चल गया कि जो बीपीएच है, आपको पता चल गया कि जो प्रोस्टेट है उसमें क्या क्या जोन्स में बेसिकली हम प्रोस्टेट को डिवाइड कर लेते हैं ताकि उसकी स्टडी बेसिकली ईजी हो जाए, और कुछ नहीं है इसका कारण। ठीक है, स्टडी ईजी हो जाए, तो इस तरीके से वो डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि बीपीएच जो है कहाँ पे होता है, ट्रांजिशनल जोन में होता है ये। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन में होता है, शुरू ट्रांजिशनल जोन में शुरू होता है और इवेंचुअली क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, पेरिफेरल जोन की तरफ भी ये जाते रहता है। ठीक है, एनलार्जेस एज अ लेटरल लूप, ये पॉइंट ना करें, बस ये ध्यान रखना शुरू ये कहाँ से करता है, ट्रांजिशनल जोन, ये जो पर्पल वाला एरिया है ना यहाँ सबसे पहले ग्रो करना चालू करता है, फिर फैलते फैलते पूरा ग्रीन वाले एरिया पेरिफेरल जोन को भी इन्वॉल्व करेगा। आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशनल जोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा एरिया आ रहा है, ग्रीन एरिया भी तो आ रहा है। तो उसी तरीके से वो साइड की ओर ग्रो करता रहता है और ट्रांजिशनल जोन से चालू होते होते बाहर की ओर फैलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इस बीपीएच की वजह से। तो बीपीएच की वजह से क्या होता है, पहले तो कुछ चेंजेस यूरेथ्रा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, आप वो भी नोट डाउन करिए ज़रा, मैं बताती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये मेल यूरेथ्रा है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या यूरेथ्रा के पार्ट्स होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, लिखिए। देखिए, ब्लैडर का नेक आपको दिख रहा है एरिया। ठीक है, एज इट इज़ इस डायग्राम को बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया बना लीजिए। ठीक है, बहुत फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि यूरेथ्रा का कौन सा पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप इसको ड्रॉ कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको दिख रहा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, बल्बार यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा दिख रहा है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के आसपास क्या मौजूद है, प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, फिर बल्बाल यूरेथ्रा होता है, पेनाइल यूरेथ्रा होता है, लास्ट में यूरेथ्रल मेटस होता है। तो इसमें क्या बोला, इलोंगेशन, प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो जाता है, लेटरली यूरेथ्रा कंप्रेस होता है। ठीक है, दब तो रही है ऑब्वियसली, और क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, दबने की वजह से साइड से प्रेशर पड़ रहा है। लेटरल रोप नैरो द यूरेथ्रा, कई बार क्या होता है कि वो इतना ज़ोर से मतलब प्रेशर है बाहर की ओर से कि यूरेथ्रा में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए आपको मिलेगा।
ऑब्वियसली वो दब जाएगा उसका मुंह, फिर यूरिन बाहर नहीं आ पाएगा। मीडियल लोब एनलार्जेस इनटू द ब्लैडर। एक सेकेंड। देखो इसमें ना लोब्स भी मौजूद होते हैं और ब्लैडर में उसके जोन्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप ज़रा दो चीज़ें नोट डाउन कर लो तो थोड़ा ठीक रहेगा। इसको ना चाहे तो हाँ आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि पूरा अगर हम प्रोस्टेट ड्रॉ करेंगे तो वह ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। उसमें एंटीरियर लोब होता है, ठीक है, उसमें लेटरल 2 लोब्स होते हैं, उसमें मीडियन लोब्स होता है, उसमें पोस्टीरियर लोब भी मौजूद होता है, ठीक है। और बीच में से जा रहा है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के आसपास इस तरीके से लोब मौजूद होते हैं और जोन्स भी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। लिख लो लोब्स ऑफ द प्रोस्टेट। फो लिखो नहीं सॉरी 5 टाइप्स ऑफ लोब होते हैं। लिखो पहला होता है एंटीरियर लोब, सेकंड होता है पोस्टीरियर लोब, तीसरा होता है लेटरल लोब और चौथा लिखो मीडियन लोब, ठीक है। 4 लोब होते हैं, ओके। और जो लेटरल लोब है ना वो 2 होता है, लेफ्ट लेटरल लोब एंड राइट लेटरल लोब, ठीक है। तो इस तरीके से 5 हो गए, ओके लिख लो। अब लिखो जोन्स ऑफ प्रोस्टेट। जोन्स ऑफ प्रोस्टेट, पेरिफेरल जोन, ट्रांजिशनल जोन, सेंट्रल जोन, ठीक है। और ये हो गया। तो 3 जोन्स होते हैं, 5 उसके लोब्स होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लोब्स एंड जोन्स। मैं कोशिश करती हूँ एक सिंगल इमेज निकाल पाने की। सिंगल तो नहीं मिलेगी आपको, एज इट इज़ ही देखो, एज इट इज़ ही आपको लर्न करना पड़ेगा ये। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इसके लोब्स होते हैं और ठीक है, लोब्स में एंड जोन्स में वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। लोब्स तो आप स्ट्रक्चर का वो स्ट्रक्चर मिल के बनाएंगे एंड जोन्स तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये ऑल्दो आपने क्या है एनाटॉमी में भी अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि लोब्स और वो कितने होते हैं, तो ये आपको याद रहेगा उससे। चेंज, आप देखो ये सारे चेंजेस तो आपको देखने के लिए मिलेंगे यूरेथ्रा में। अब चेंजेस इन ब्लैडर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, ब्लैडर में ब्लैडर के नेक पे ही मौजूद है वो, तो ऑब्वियसली क्या है ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो यूरेथ्रा का ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा, तो यूरिन क्या है अंदर ही अंदर ब्लैडर में पड़ा हुआ है। और ब्लैडर की मसल का क्या नाम होता है, डेट्रूसर मसल। तो अब वो खींच रही है
है ना, यूरिन अंदर भरा हुआ है तो कहीं उस पर लगातार इरिटेट हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है, तो अब क्या होता है, मसल भी जो है हाइपरट्रॉफीड हो जाती है इरिटेट होके, ठीक है, और थिक हो जाती है, और इसी को फेसिकुलेशंस कहते हैं, थिक एंड वॉल को ब्लैडर की। इसके अलावा क्या होता है, डिप्रेस्ड एरिया, ये आपको नहीं करना है। एनलार्ज एंड प्रोजेक्टाइल मीडियल लोब, जो इसका मीडियल लोब में होता है वो लाइक पोस्टीरियरली कॉल्ड post prostatic pouch. This become the cause for residual volume that causes infection, cystitis, calculi. देखिए कहीं पे भी अगर स्टेगनेशन ऑफ वाटर या लिक्विड होता है ना तो वहाँ दिक्कत आती है। यूरिन भी अगर स्टेगनेंट रहेगा बहुत टाइम तक, क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहा वो, ब्लैडर पे, ब्लैडर की नेक पे प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट तो बड़ा हो रखा है, तो ब्लैडर का नेक तो ऑब्स्ट्रक्ट है, तो क्या हो रहा है कि जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है तो इसकी वजह से क्या है कि यूरिन उसके अंदर काफ़ी समय तक पड़ा हुआ है, तो यूरिन वहीं रहने से क्या होता है कि यूरिन में कुछ ना कुछ पैथोजेंस भी रहते हैं, बैक्टीरिया रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करना चालू करते हैं, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन करा देते हैं जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि यूरिन वहाँ ही पड़ा हुआ है तो ना वो प्रेसिपिटेट होना चालू कर देता है, तो प्रेसिपिटेट होके वहाँ स्टोन बनने लगते हैं, तो वो कैलकुलाई बन जाता है, पत्थरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ये जितना हाईलाइट करें उतना उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं करें इसको। और कई बार क्या होता है, प्रोस्टेट का ना वीनस, कई बार क्या होता है कि जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस जो है उसको ना कंप्रेस कर देता है, ठीक है, और फिर कंजेशन हो जाएगा। कंजेशन माने कि वहाँ ब्लड की, आप समझ लो, चलो ये वाला ना थोड़ा डीप हो जाएगा, ये नहीं करो। ब्लैडर में दो ही पॉइंट ध्यान रखो। और ये बीपीएच की वजह से यूरेथ्रा एंड किडनी में क्या चेंजेस आएंगे, अच्छा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यूरेटर, एक होता है यूरेथ्रा। यूरेटर क्या होता है, जो किडनी से ब्लैडर में लेके आए वो यूरेटर, शरीर से बाहर निकालने का काम है यूरेथ्रा। तो यूरेटर में क्या चेंजेस आएगा, अब आप खुद समझो, ब्लैडर पूरा भरा हुआ है, अब ऊपर से और पानी आएगा, क्या वो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो ब्लैडर तो पूरा ऊपर भरा हुआ है, तो क्या होगा, बैक फ्लो होने लगेगा यूरेटर में वापस, किडनी में वापस, बैक प्रेशर पड़ेगा नीचे से क्योंकि वो तो भरा हुआ है। तो हाइड्रो यूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब किडनी का फूल जाना पानी भरने की वजह से, ठीक है, और हाइड्रो यूरेटर माने यूरेटर में पानी भर गया, अब वो पानी है क्या, यूरिन ही है, वो नीचे को जा नहीं पा रहा तो बैक फ्लो हो रहा है, अब वहीं भरा रह गया, तो वो चीज़ ही है, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल अर्जेस में क्या है, इंक्रीज्ड लिबिडो इन अर्ली स्टेजेस बट लेटर कॉजेज इम्पोर्टेंसी, ये सब होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे आप, इसमें क्या दिखेगा, तो एक तो फ्रीक्वेंसी दिखेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, बार बार यूरिन जाना इज फ्रीक्वेंसी। अक्कर्स एट विजरल इंटर, आपको बस इतना ध्यान रखना है। और स्टार्टेड विद डे टाइम, लेटर डे नाइट, हमेशा सारा टाइम उसको रात में भी 5 से 10 बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि वो पूरा तरीके से एम्प्टी कर ही नहीं पा रहा है ना ब्लैडर को, तो इस वजह से, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू इरिटेबिलिटी ऑफ द ब्लैडर एंड अमाउंट ऑफ रेसिडुअल यूरिन, क्योंकि देखो यूरेथ्रा तो कंप्रेस हो रखा है, वो नीचे से यूरिन निकाल नहीं रहा, अब क्या है, वापस से ब्लैडर में ही पड़े रह रहा है यूरिन, तो अब ब्लैडर में बार बार अगर वो पड़ा हुआ है तो क्या है, ऊपर से भी तो बन के आ रहा है, निकल रहा नहीं बाहर से, ऊपर से बन के आते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है ना बार बार ब्लैडर, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, उसको बार बार उसको यूरिन जाना पड़ रहा है। फिर एक टर्म आती है अर्जेंसी, ठीक है। अर्जेंसी माने वो होल्ड नहीं कर पा रहा, बिल्कुल अर्जेंट पड़ गया, तो इंटरनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, प्रोस्टेट की वजह से इंटरनल स्फिंक्टर्स अपना प्रॉपर फंक्शन कर नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि वो भी कहाँ होते हैं, ब्लैडर के नेक पे ही होते, तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर नहीं पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि स्फिंक्टर्स काम नहीं करे, तो लगातार जो है ड्रॉप्स की फॉर्म में यूरिन गिरता रहता है नीचे, ठीक है। इस वजह से उसको अर्जेंट डिज़ायर टू पास द यूरिन होता है। फिर एक टर्म आता है हेजिडेंसी, उसको होती है हेजिडेंसी माने कि पेशेंट हैज़ टू वेट
ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, मतलब ना वो यूरिन करना चाहता है लेकिन वो उतनी उसको यूरिन आ नहीं रही होती है, ठीक है। वो करना चाहता है, उसको पता है कि ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, निकालना चाह रहा है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो दिस इज कॉल्ड हेजिडेंसी। हेजिडेंसी माने जब पेशेंट यूरिन करना चाहे बट यूरिन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन होता है, वीक स्ट्रीम रहता है यूरिन का, ड्रिबलिंग रहती है बूंद बूंद में, ठीक है। रिटेंशन ऑफ द यूरिन होता है, एक्यूट रिटेंशन, क्रोनिक रिटेंशन, हिमेच्यूरिया, ठीक है। ब्लीडिंग, ब्लड इन द यूरिन आता है। अब इसका आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पता कैसे लगाएंगे कि किसी को बीपीएच हुआ है? तो इसके लिए पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। पर रेक्टल माने रेक्टम में फिंगर्स डाल के डिजिटली एग्जामिन किया जाता है, आगे की साइड पैल्पेट किया जाता है इसको, ठीक है। और एनलार्ज्ड जो होता है ना प्रोस्टेट, वो इजीली रेक्टम के थ्रू पैल्पेट हो जाता है, ठीक है। और एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए, ठीक है, कम्प्लीटली एम्प्टी होना चाहिए वो ब्लैडर, तभी आप उसको फील कर पाएंगे बड़े हुए प्रोस्टेट को। इन्वेस्टिगेशन और क्या आप कर सकते हैं इसमें, ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ होना, क्रिएटिनिन लेवल शरीर में बढ़ा हुआ होना, ये दर्शाएगा कि यूरिन कम्प्लीटली बाहर नहीं जा रहा, किडनीज में फेलियर की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री नाम का एक टेस्ट होता है जिसमें यूरिन की स्ट्रीम को नापा जाता है। नॉर्मल कितना है, 20 ml/s। पेशेंट इज आस्क टू वॉइड यूरिन टू फिल द ब्लैडर इनटू द फ्लो मीटर, ठीक है। फ्लो रेट, फिर उसका यूरिन का फ्लो रेट देखा जाएगा, नॉर्मली ये रहता है, ठीक है। और अगर उसका 10 से 15 ml/s आ रहा है तो आपको डाउट जाता है कि शायद कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। 10 ml/s से कम अगर उसका फ्लो है यूरिन का, तब तो आप गारंटी से कह सकते हैं कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ठीक है, कि कहीं यूरेट्रोनेफ्रोसिस यानी कि यूरेटर में पानी तो नहीं भर गया, किडनी में पानी तो नहीं भर गया, ये सब जानने के लिए, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट आपको करना नहीं है। तो ये सारा है अबाउट बीपीएच, ओके। तो इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, जो जो मैंने बताया है ऐड ऑन करने के लिए वो ऐड करिएगा। और बस इतना ही है इस लेक्चर के लिए। थैंक यू।